नमस्कार दोस्तों, स्टोरी वर्ल्ड चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की कहानी का नाम है बेटी ने सिखाया सबक। आइए चलिए सुनते हैं कहानी को। रितु कनाडा से इंडिया आने वाली फ़्लाइट में बैठ गई है। आज वो बहुत खुश है। पूरे 1 साल बाद वो अपने दादा दादी और मम्मी पापा से मिलेगी। उसके मन में तमाम सवाल उमड़ घुमड़ रहे हैं। अपने घर चंडीगढ़ जाकर वो अपनी दादी बाबा से मिलेगी, उनसे ढेर सारी बातें करेगी। कितने दिन हो गए हैं वो उनसे नहीं मिली। पिछले 4 महीने से फ़ोन पर बात भी नहीं हो पाई है। उसका दिल कर रहा है कि जल्दी से उठकर वो इंडिया आ जाए। कब अपनी स्नेहमयी दादी की गोद में सिर रख कर लेटे और उसकी दादी प्यार से उसके सिर पर हाथ घुमाए। दरअसल रितु अपने मम्मी पापा और दादी बाबा के साथ चंडीगढ़ में रहती थी। रितु के पापा का इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स का बहुत बड़ा बिजनेस है। घर में पैसों की कोई कमी नहीं है। रितु की मम्मी स्वभाव में बहुत ही कड़क है। रितु की मम्मी वैशाली को ये पसंद नहीं है कि रितु बार बार अपनी दादी के कमरे में जाकर उनसे मिले, अपनी पढ़ाई को छोड़ करके उनसे कहानियाँ सुने। उसकी मम्मी को हर चीज़ घर में व्यवस्थित चाहिए। अगर कोई भी चीज़ घर में इधर से उधर हो जाती तो वैशाली पूरा घर सिर पर उठा लेती थी। लेकिन रितु का मन तो अपने दादी दादा के साथ ही ज़्यादा लगता है, क्योंकि उसके पापा तो ज़्यादातर समय अपने बिजनेस में ही लगे रहते हैं और रात को थक हार कर आते हैं तो सीधा वो सो ही जाते हैं। सुबह जब तक वो सोकर उठते हैं तब तक रितु स्कूल चली जाती है, तो उसके पापा से उसकी बातचीत ना के बराबर ही होती है। रही बात मम्मी की, तो मम्मी के घर में इतने ज़्यादा रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं कि वो अपनी मम्मी से कुछ भी बात करने से डरती है। अगर वो अपनी मम्मी से कोई बात कहती भी है तो वो सुनने की जगह उसे ही डांट देती है। घर में ज़रा सा भी नुकसान अगर होता है तो वो सब पर बहुत गुस्सा करती है। एक बार तो दादी के हाथ से मम्मी की एक ब्रांडेड घड़ी टूट गई थी, तो मम्मी ने तो दादी पर इतना गुस्सा किया था कि दादी रोने ही लगी थी। जब पापा ने उनको दूसरी नई घड़ी लाकर दी तब जाकर उनको शांति मिली थी। अब तो रितु के दादी दादा को भी अपनी बहू वैशाली के हिसाब से घर में रहने की आदत पड़ गई है। हर एक नियम को मानने की आदत पड़ गई है, क्योंकि अगर वो अपनी बहू के हिसाब से नहीं चलेंगे तो घर में कलह और हंगामा हो जाएगा। तो इन सारी चीज़ों से बचने के लिए वो बहू के हिसाब से ही चलते हैं। अगर कभी रितु उनके कमरे में होती है और बहू आ जाती है तो उसके दादाजी कहते हैं, जल्दी से तू अपने कमरे में चली जा, नहीं तो मम्मी की डांट खानी पड़ेगी। इसीलिए वो चुपचाप दबे पांव अपने कमरे में आ जाती है। रितु से बड़ा उसका एक भाई सोहम है। वो अभी कॉलेज में है और अपने विदेश जाने की तैयारी कर रहा है। वो तो ज़्यादातर समय घर से बाहर ही रहता है, अपने कॉलेज और दोस्तों के साथ ज़्यादा समय व्यतीत करता है। हालांकि उसका स्वभाव भी बहुत अच्छा है और रितु से भी वो बहुत प्यार करता है और अपने दादा दादी से भी और उनका ख्याल भी रखता है। एक दिन वैशाली अपने घर किटी पार्टी का आयोजन करती है, जिसमें उसकी बहुत सारी सहेलियां आती हैं। घर में खाने पीने की बहुत सारी चीज़ों का इंतज़ाम किया जाता है। कुछ चीज़ें घर पर बनाई जाती हैं और कुछ खाने की चीज़ बाहर से मंगाई जाती है। वैशाली ने पहले ही अपने सास ससुर को कह दिया था कि जब तक उसकी किटी पार्टी चलेगी तब तक तुम लोग अपने कमरे से मत निकलना। जब हमारी पार्टी ख़त्म हो जाएगी, मेरी सारी सहेलियाँ चली जाएंगी, तब भी अपने कमरे से बाहर आना। वैशाली के पार्टी ज़ोर शोर से चल रही थी। पास में ही हाल में बैठी रितु भी टीवी पर अपना कार्टून देख रही थी। तभी अचानक से उसकी दादी को बहुत तेज़ खांसी आती है। दादाजी कमरे में पानी को तलाशते हैं, लेकिन पानी का जग तो पूरी तरह से खाली है। पानी लेने के लिए वो बाहर निकलते हैं तो बाहर हाल में डांस कर रही उसकी सहेलियाँ वैशाली के बूढ़े ससुर को देखकर थोड़ा सकपकाती हैं और कहती हैं, वैशाली, तूने बताया नहीं
कि तेरे सास ससुर घर पर ही है। तू तो कह रही थी कि वो तेरी ननद के यहाँ कुछ दिनों के लिए गए हैं। अगर वो लोग घर पर थे तो तू पहले ही बता देती। हम लोग बाहर किसी रेस्टोरेंट में पार्टी रख लेते। वैशाली अपने सहेलियों की बात को सुनकर सकपका जाती है, क्योंकि उसने झूठ तो बोला था। वो बात बनाती हुई कहती है, अरे नहीं, जाना तो था पर नहीं जा पाए। मैं तुम्हें बताना ही भूल गई। पर उसे अपने सास ससुर पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसे तो लग रहा था कि कब मेरी सहेलियां जाएं और मैं उनकी अच्छी तरह से डांट लगाऊं। रितु फटाफट से दादाजी की हेल्प करते हुए आरओ से पानी भर देती है और दादी के कमरे में ले जाती है। रितु की उम्र 14 साल की है। सहेलियों के जाते ही वैशाली सास ससुर के कमरे में आती है और आंखें दिखाती हुई कहती है, तुमसे मैंने कितनी बार कहा था कि जब तक मेरी किटी पार्टी चलेगी तुम दोनों में से कोई भी कमरे से बाहर नहीं निकलेगा। लेकिन तुम्हें तो जैसे कुछ समझ ही नहीं आता है। मेरी इंसल्ट कराने में बहुत मज़ा आता है ना तुम लोगों को। क्या सोच रही होगी मेरी सारी सहेलियां मेरे बारे में। तुम्हारी वजह से आज मैं उनके सामने झूठी हो गई। सुधा को बहुत तेज़ खांसी आ रही थी। जग में पानी नहीं था। अगर पानी नहीं देता तो ऐसे लग रहा था कि वो अभी खास खास के ज़मीन पर गिर जाएगी। खांसी ही आ रही थी, कोई अटैक तो नहीं पड़ा था जो मर जाती। थोड़ी देर पानी नहीं पीती तो क्या हो जाता। आइंदा से कभी ऐसा फिर मत करना। मैंने जो कहा है उसी को सुनना। और पैर पटकती हुई वैशाली अपने कमरे में चली जाती है। रितु को अपनी माँ का व्यवहार बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। वो माँ के कमरे में जाती है और कहती है, माँ, आपने दादा दादी को इतना क्यों डांटा। गुस्से में वैशाली रितु के गाल पर एक थप्पड़ जड़ देती है और कहती है, बढ़िया आई दादा दादी वाली। जा चुपचाप से अपने कमरे में बैठ जा, नहीं तो एक और थप्पड़ लगा दूंगी। उस दिन से वैशाली अपने सास ससुर को कुछ भी खाने के लिए नहीं देती है। पार्टी का बचा हुआ खाने पीने का सामान अपने घर के नौकर को दे देती है। घर में भी कुछ खाने को नहीं बनाने देती और बेटा रात को 10 बजे तक अपनी दुकान बंद करके आता है। तब तक तो उसके सास ससुर के सोने का समय हो जाता है, तो उनका भी अपने बेटे से बात नहीं हो पाती। तो बेटे से मेरी क्या शिकायत लगाएंगे। रितु जब देखती है कि उसके दादी बाबा भूखे पेट ही सो रहे हैं तो रसोई से वो चुपचाप से 2 समोसे उठा लाती है, जिसे वैशाली ने रितु को खाने के लिए दिए थे। लेकिन रितु ने खाए नहीं थे, क्योंकि उसने चिप्स और पिज़्ज़ा खा लिए थे, जिससे उसका पेट भर गया था। तो समोसा उठाकर किचन में रख आई थी। वहीं दोनों समोसे लेकर वो दादी बाबा के कमरे में जाती है और कहती है, आप इनको चुपचाप से खा लो, मम्मी को मत बताना। दादी और बाबा रितु के सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहते हैं, ठीक है बेटा, हम दोनों एक एक समोसा खा लेंगे, पर तू अभी जल्दी से अपने कमरे में जा। अगर तेरी मम्मी देख लेगी तो मेरे साथ साथ तुम्हें भी डांट लगाएगी। दबे पाँव से रितु अपने कमरे में आ जाती है। वैशाली को अपने सास ससुर का घर में रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। एक दिन वो अपने पति से कहती है, सुनो जी, तुम्हारे मम्मी पापा की वजह से मुझे घर में बहुत डिस्टर्ब होता है। तुम्हारी माँ दिन भर खांसती रहती है और तुम्हारे पापा भी पूरे घर में इधर से उधर घूमते फिरते हैं। ना ही तो मैं घर पर किसी को बुला सकती हूँ, ना ही कोई किटी पार्टी कर सकती हूँ। एक काम करो, तुम अपनी माँ को वृद्धाश्रम भेज दो। उनका जो भी खर्च होगा हम देते रहेंगे, पर घर पर नहीं रखेंगे। तो उसका पति विशाल कहता है, कैसी बातें कर रही हो वैशाली। मैं अपने मम्मी पापा को वृद्धाश्रम भेज दूंगा तो वो हमारे बिना उधर कैसे रहेंगे। आखिर मैं उनका इकलौता बेटा हूँ। ठीक है, अगर तुम अपने मम्मी पापा को वृद्धाश्रम नहीं भेजोगे तो मैं अपने मायके चली जाती हूँ। रहो अपने मम्मी पापा के साथ। विशाल असमंजस में पड़ जाता है। उसे समझ नहीं आता कि क्या करूँ। उस समय तो वह वैशाली को किसी तरह से समझाकर शांत करा देता है और अपने मम्मी पापा को भी समझा देता है कि तुम वैशाली के कामों में उसे डिस्टर्ब मत किया करो।
लेकिन वैशाली को इस सब से तसल्ली नहीं मिलती है। धीरे धीरे समय व्यतीत होता है और रितु का बड़ा भाई सोहम पढ़ाई करने के बाद अमेरिका चला जाता है। उसे अमेरिका में कंपनी में जॉब करने का ऑफ़र मिला था, तो वो अपने जॉब के सिलसिले में अमेरिका जाकर बस गया। आज उसको अमेरिका गए हुए पूरे 2 साल बीत गए हैं। अपने भाई के नक्शे कदम पर चलते हुए रितु भी विदेश जाने के सपने सजो रही है। उसका सपना कनाडा जाने का है और आखिरकार वो समय भी आ ही जाता है जब वो एक डॉक्टर बनकर कनाडा जाने लगती है। आखिरकार कनाडा जाने का उसका बचपन का जो सपना था। लेकिन आज रितु का सपना पूरा तो हो रहा था, लेकिन उसका मन कहीं न कहीं दुखी था। उसे अपने दादी बाबा को छोड़कर कनाडा जाने का दिल नहीं कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि वो अपने बचपन के सपने को छोड़ दे और अब इंडिया में ही अपने दादी बाबा के साथ रहे, क्योंकि उसे अपने दादी बाबा से बहुत प्यार था। उसके दादी बाबा रितु से बहुत प्यार करते थे और प्यारी प्यारी कहानियाँ सुनाते थे। उसे पार्क में घुमाने ले जाते थे। उसकी दादी रितु की 2-2 चोटी बनाती थी। दादी कहती है, बेटा तू जा तो रही है, पर तेरे बिना मेरा और तेरे दादाजी का बिल्कुल भी मन नहीं लगेगा। एक घर में तू ही तो थी जिससे हम दोनों का मन लगा रहता था। लगता था कि घर में कोई अपना है। बड़ी मुश्किल से एक बार रितु ने अपनी मम्मी से कहा कि माँ, मुझे कनाडा नहीं जाना है। मैं इंडिया में रहकर ही किसी अच्छे से अस्पताल में नौकरी कर लूँगी। कहीं भी मुझे आसानी से नौकरी मिल जाएगी। लेकिन अब अपना देश छोड़कर जाने का दिल नहीं कर रहा है। तो उसकी माँ गुस्सा होते हुए कहती है, कैसी बातें कर रही है रितु? तेरा तो बचपन का सपना था कनाडा जाने का, और अब तू मना कर रही है। सारी तैयारियां हो गई हैं। तेरे पापा ने टिकट भी करा दिया है और अब तो ऐसे मना नहीं कर सकती। तुझे तो जाना ही होगा। भारी मन से रितु कनाडा तो चली जाती है, लेकिन अब तो बड़ी हो चुकी है, दुनियादारी को समझने लगी है। वो अपने दादी बाबा को छोड़कर कनाडा चली तो गई थी, लेकिन उसका दिल उधर नहीं लग रहा था। बड़ी मुश्किल से वो 1 साल कनाडा में निकालती है और वापस से इंडिया आने का प्लान करने लगती है। आज वो इंडिया आ रही है। रितु प्लेन में बैठी बैठी जल्दी से इंडिया आने का इंतज़ार कर रही है। अपने दादी बाबा से मिलने के लिए वो उतावली हो रही थी, क्योंकि अपने दादी बाबा से पिछले 4 महीने से बात भी नहीं हो पाई थी। जब भी वो मम्मी से पूछती तो मम्मी कहती थी वो बुआ जी के घर चले गए हैं और अब तो मुझसे बात भी नहीं करते हैं। मैंने उनको कितनी बार मना कर लाने की कोशिश भी की है, लेकिन वो आने के इनकार कर देते हैं। अपनी बेटी के घर में आराम से रह रहे हैं। रितु की मम्मी के कड़क व्यवहार की वजह से कभी उसकी बुआ से भी बात नहीं होती थी, इसलिए उसकी बुआ का नंबर भी उसके पास नहीं था कि वो बुआ से बात करके दादी का हालचाल पूछ ले। इंडिया आने पर रितु ने अपने घर आते ही अपने मम्मी से कहा, मुझे बुआ के घर का पता बताइए, मुझे दादी बाबा से मिलने जाना है, मुझे उनसे मिलना है और कुछ भी हो जाए। वैशाली कहती है, तुम कहीं नहीं जाओगी। तुम्हारी बुआ तो दादी बाबा को साथ लेकर अभी अपने बेटे बहू के पास अमेरिका गई है, तो तुम उनके पास जाकर क्या करोगी? 1 महीने बाद जब आएंगे तब तुम उनसे मिल लेना। बेचारी रितु अपनी मम्मी की बात सुनकर उदास हो जाती है और अपनी बुआ के आने का इंतज़ार करने लगती है। इंडिया में आकर रितु को चंडीगढ़ के ही एक बड़े अस्पताल में नौकरी मिल जाती है। अस्पताल के पास ही एक वृद्धाश्रम बना हुआ है। एक दिन वृद्धाश्रम से अस्पताल में फ़ोन आता है, जल्दी से डॉक्टर को भेज दो, वृद्धाश्रम में रहने वाली एक माताजी को हार्ट अटैक आया है और उनको लाने की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। जब रितु को ये बात पता चलती है तो वो फटाफट से एक नर्स को लेकर अपनी कार से वृद्धाश्रम पहुंचती है। वृद्धाश्रम के अंदर जाती है और देखती है कि एक बूढ़ी माताजी ज़मीन पर लेटी हुई है, दर्द के मारे बुरी तरह से करा रही है, पूरे शरीर पर पसीना है। पास में ही बैठा हुआ एक बुजुर्ग व्यक्ति उनको सांत्वना दे रहा है।
रितु जल्दी से उन बुजुर्ग माताजी का इलाज शुरू कर देती है, लेकिन जैसे ही रितु उनका चेहरा देखती है तो दंग रह जाती है, हैरान परेशान हो जाती है और कहती है, दादी आप इधर क्या कर रही हो? आपको क्या हो गया है? पास में ही बैठे दादाजी पर नज़र जाती है तो उसकी आंखों में आंसू भर आते हैं। पहले रितु फटाफट से अपनी दादी को अस्पताल ले जाकर उनका अच्छी तरह से इलाज कराती है। जब उसकी दादी नॉर्मल हो जाती है तब अपने दादाजी के पास आकर गले लगकर फूट फूट कर रोती है और कहती है, माँ तो कह रही थी आप अमेरिका गए हैं बुआ के साथ, लेकिन आप तो इधर वृद्धाश्रम में हैं। इधर आप कैसे पहुँचे? दादाजी कहते हैं, बेटा अभी 4 महीने पहले ही तुम्हारे मम्मी पापा मुझे इस वृद्धाश्रम में छोड़कर चले गए हैं। मैंने अपने बेटे बहू के आगे बहुत हाथ पैर जोड़े कि मेरा घर होते हुए भी मुझे वृद्धाश्रम क्यों भेज रहे हो? मैंने कितनी मुश्किल से अपना घर बनवाया था, लेकिन अपने घर को छोड़ करके हम दोनों पति पत्नी को बुढ़ापे में वृद्धाश्रम में जीवन व्यतीत करना पड़ रहा है। मुझे तो अपने बेटे पर बहुत शर्म आ रही है कि मेरा बेटा ऐसा निकला, और तो और एक पैसा भी खर्च के लिए नहीं देता है। एक एक पैसे के लिए तरसा दिया है मेरे बेटे ने मुझे। तुम्हें तो पता है बेटा, तुम्हारी दादी की तबीयत पहले से ही ठीक नहीं रहती है। दवाइयों का इतना सारा खर्चा होता है। जब मैंने तुम्हारी माँ और पापा से खर्चे के लिए पैसे मांगे तो उन दोनों ने साफ साफ मना कर दिया। मुझे तुमसे और सोहम से भी बात करने के लिए मना किया था, जिसमें तुम्हारा और सोहम का नंबर था। वो फ़ोन भी तुम्हारी माँ ने मुझसे ले लिया था, और ये छोटा सा नोकिया का फ़ोन मुझे दिया है जिसमें किसी का भी नंबर नहीं है। रितु को सच्चाई पता चलने के बाद अपने मम्मी पापा पर बहुत गुस्सा आता है। वो सोच लेती है कि अब तो मैं अपने मम्मी पापा को सबक सिखा कर ही रहूँगी। अब मैं बड़ी हो गई हूँ, कोई छोटी सी रितु नहीं हूँ जो मुझे मम्मी डांट कर कमरे में भेज देंगी। अब कुछ भी हो जाए, मम्मी पापा ने जो किया है इसकी सज़ा तो उन्हें मिलकर ही रहेगी। रितु कहती है, आप चिंता मत करिए दादाजी, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। अब बस आप शाम तक का इंतज़ार करिए, मैं आप लोगों के रहने का कुछ इंतज़ाम करती हूँ। रितु चंडीगढ़ की ही एक सोसाइटी में 2 कमरों का फ्लैट किराए पर लेती है, जिसमें अपने दादी बाबा को ले जाती है। उनके खाने पीने का सारा इंतज़ाम कर जाती है और साथ में एक नर्स को भी अपने दादी की देखभाल के लिए रख जाती है। वापस से वो अपने घर आ जाती है। जब वो घर आती है तो उसकी माँ कहती है, रितु तुम्हारे लिए एक अच्छे घर से रिश्ता आया है। मुझे तो सब कुछ पसंद है, लेकिन बस तुम्हारी एक हाँ करनी बाकी है, फिर आगे बात बढ़ाई जाएगी। मैंने पापा से भी सारी बात कर ली है। रितु पूछती है, तो उनके परिवार में कौन कौन है? तो वैशाली बताती है कि अकेला लड़का है और बस माता पिता हैं, ज़्यादा बड़ी फैमिली नहीं है। रितु कहती है, मुझे उसके माता पिता नहीं चाहिए, मुझे बस लड़का अकेला चाहिए। अगर उसके माता पिता हैं तो मैं उससे शादी नहीं कर सकती। अगर आपको मेरी शादी उस लड़के से करानी है तो आपको उस लड़के के माता पिता को पहले वृद्धाश्रम भेजना होगा, तभी मैं उससे शादी करूँगी। रितु तू पागल हो गई है? अपने ससुराल जाने से पहले ही अपने सास ससुर को वृद्धाश्रम भेजने की बात कर रही है। इससे आगे कुछ बात होती तभी दरवाजे पर घंटी बजती है और वैशाली को एक नोटिस मिलता है, जिसे पढ़कर उसके पैरों के नीचे से ज़मीन निकल जाती है। वो अपने पति को फ़ोन करती है और घर पर बुलाती है। उस नोटिस में साफ साफ लिखा होता है कि ये कोठी और दुकान बंसीलाल के नाम है और उन्होंने आपको इस दुकान घर को खाली करने का सरकारी नोटिस भेजा है। बहू बेटा देखते हैं कि नोटिस भेजने वाला और कोई नहीं बल्कि उसके ससुर हैं, यानी कि रितु के दादाजी हैं। वैशाली हड़बड़ाती हुई वृद्धाश्रम में फ़ोन लगाती है, लेकिन उधर से जवाब मिलता है कि वो दोनों लोग तो इधर से कुछ दिन पहले ही छोड़कर चले गए हैं और उन्हें नहीं पता है कि अब वो कहाँ रहते हैं। नोटिस में साफ साफ लिखा है कि ये दुकान और घर में 15 दिन में खाली करने हैं। अब इन 15 दिनों में
वैशाली और उसके पति को ये चिंता हो रही है कि वो अपने माता पिता को कहाँ ढूंढे। आखिर वो कहाँ पर हैं। अपने मम्मी पापा को इस तरह से परेशान देखकर रितु को बुरा तो लगता है, लेकिन उन लोगों ने दादी बाबा के साथ जो किया है वो भी अच्छा नहीं किया है। यही सोचकर वो उनको कुछ नहीं बताती और बहुत ढूंढने पर भी जब उसके दादी दादा नहीं मिलते हैं तो 15 दिनों बाद सरकार की तरफ से घर और दुकान को खाली करवाने के लिए पुलिस वाले आ जाते हैं। वैशाली के हाथ पैर फूल जाते हैं। तभी रितु उन पुलिस वालों के साथ ही अपने दादी बाबा को लेकर आ जाती है। दोनों पति पत्नी अपने माता पिता के पैरों में गिर जाते हैं और कहते हैं, पिताजी ये क्या है, ये आप क्या करवा रहे हैं? अपने ही बेटे बहू को अपने घर से निकलवा रहे हैं। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? अरे आपकी दुकान मैं नहीं संभालूंगा तो बुढ़ापे में कौन देखेगा? आखिरकार आपकी सारी प्रॉपर्टी पर मेरा ही तो हक है। हक की बात सुनकर रितु कहती है, सही कह रहे हो पापा, आखिरकार आप उनके इकलौते बेटे हो। प्रॉपर्टी पर तो आपका पूरा हक है, पर अपने माता पिता को वृद्धाश्रम भेजने का हक आपको किसने दिया? उनको ही घर से उनको निकालने का हक आपको किसने दिया? आपको शर्म नहीं आती है अपने बूढ़े माता पिता को वृद्धाश्रम भेजने में? अरे आपको पता भी है जिस दुकान में आप काम कर रहे हैं वो दुकान दादाजी की ही मेहनत की बनाई हुई है। जिस घर में आप और माँ रह रहे हैं ये कोठी भी दादाजी की ही है और आप दोनों ने उनको ही इस घर से निकाल दिया। घर में इतने सारे पैसे होते हुए भी आपने उन्हें एक एक पैसे के लिए तरसाया कि वो दादी की दवाइयाँ तक नहीं खरीद पाते हैं। अपनी बेटी के मुंह से अपनी सच्चाई सुनकर दोनों पति पत्नी दंग रह जाते हैं। उन्हें तो समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। उनकी बेटी को ये सब कैसे पता है? दादाजी सब कुछ समझाते हुए अपने बेटे बहू से कहते हैं, बेटा तुमने हमारे साथ जो किया है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। आखिरकार क्या कमी रखी थी मैंने तुम्हारे लिए? सब कुछ तो तुम्हारे लिए ही किया था, लेकिन एक बूढ़े माँ बाप तुमसे बुढ़ापे पर संभाले नहीं गए। अपनी पत्नी की बातों में आकर तुमने हमें वृद्धाश्रम भेज दिया और कभी इन 4 महीनों में तुम्हें 1 घंटे का भी समय नहीं मिला मुझसे मिलने आने का और फ़ोन लगाने का। तुम शायद भूल गए थे कि ये कोठी और दुकान आज भी मेरे ही नाम है, इसीलिए आज मैं तुम्हें इन दोनों से बेदखल करता हूँ। ये बात मैंने कानूनी तौर पर भी तैयार कर ली है और अखबार में भी छपवा दिया है। आखिरकार मैंने वृद्धाश्रम का अनुभव लिया है, तो कुछ दिन तुम भी इधर उधर भटक कर देखो कैसा लगता है। अपने दम पर कुछ पैसे कमा कर देखो और जब तुम्हारे पैसे कोई छीन ले तब तुम्हें कैसा लगता है ये भी महसूस करके देखो। दादाजी अपने बेटे बहू को माफ़ नहीं करते हैं। हालांकि दादी का दिल पिघलता भी है, लेकिन रितु के कहने पर वो भी चुप हो जाती है। बाद में रितु अपने दादा दादी के साथ इस कोठी में आराम से रहने लगती है। दादाजी भी अपनी दुकान पर बैठने लगते हैं। आज रितु अपने दादा दादी के घर में उनके साथ रहकर बहुत खुश है। उसके दादा दादी भी अब अपनी मर्जी से खा सकते हैं, कहीं भी आ जा सकते हैं, कोई रोक टोक करने वाला नहीं है। और इसके बाद रितु के माता पिता को भी अपने किए का सबक मिल चुका था। अपने किए पर बहुत पछतावा भी हो रहा था, लेकिन अब वक्त निकल गया था तो उनके पास सिवाय पछताने के कोई और उपाय नहीं बचा था। तो वो अब अपना इंतज़ाम कर रहे थे, जिसमें उन्हें बहुत मुश्किलें भी आ रही थी। लेकिन दोस्तों, जो जैसा करता है वो इसी जन्म में वैसा ही भरता है। इसीलिए हमें अपने बूढ़े माँ बाप के साथ अच्छा रवैया रखना चाहिए, जिसकी बदौलत आगे हम भी बूढ़े होंगे, तब हमारे साथ भी हमारे बच्चे वैसा ही रवैया करें। तो दोस्तों, कहानी अच्छी लगी है तो कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।